फ्रेंड, हिस्ट्री का एक स्पेशल सेट लेकर उपस्थित है फ्रांस की राजक्रांति। फ्रांस की राजक्रांति से आप लोग को टॉप 50 प्रश्न आज आप लोग को मिलने वाला है, जो सभी एग्जामों के लिए कॉमन है। देखिए, आप लोग स्टेट, बीपीएससी या अदर पीएससी एग्जाम देते हैं तो ये प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। स्टेट में हूबहू प्रश्न आप लोग को 2024 23-24 में आप लोग अगर एग्जाम दिए होंगे तो आप लोग यहाँ पर देखे होंगे कि इससे आप लोग को 2 से 3 प्रश्न, 4 प्रश्न हूबहू क्वेश्चन आता है। तो इसमें आप लोग को PYQ से भी सेट लिया गया है, तो इसको आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। और हम आप लोग के बीच बताते चलेंगे कि ये आप लोग को आया था। तो शुरू है आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न आप लोग के बीच है, फ्रांस की राजक्रांति कब हुई थी? फ्रांस की राजक्रांति, ये आप लोग को VVI इम्पोर्टेंट है। फ्रांस की राजक्रांति कब हुई थी? इसका जवाब आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते चलिएगा। फ्रांस की राजक्रांति जो हुआ था 1789 ईस्वी में फ्रांस की राजक्रांति हुई थी और ये लुई 16वां के शासनकाल में हुई थी। ये भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के किस राजा के शासनकाल में राजक्रांति हुई थी? देखिए, पुनः क्वेश्चन ये आ चुका है, फ्रांस के किस राजा के शासनकाल में राजक्रांति हुई थी? तो ये हुआ था लुई 16वां के शासनकाल में 1789 ईस्वी में। बास्तिल का किला किस दिन जनता ने तोड़ा था? बास्तिल के किला को किस दिन जनता ने तोड़ा था? तो बास्तिल का किला जो है वो 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बास्तिल के किला जनता ने तोड़ दिया था और वहां तोड़कर कैदियों को मुक्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस देखिए 14 जुलाई को बास्तिल का किला तोड़कर कैदियों को मुक्त कर दिया था, इसलिए वहाँ स्वतंत्रता दिवस के रूप में 14 जुलाई को मनाया जाता है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किससे संबंधित है? स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा जो है वो फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। ये भी VVI इम्पोर्टेंट है और ये तीनों शब्द फ्रांसीसी क्रांति का ही देन है। मैं ही राज हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह किसका कथन है? मैं ही राज हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन जो है वो लुई 14वां का है। लुई 14वां का कथन है, मैं ही राज हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। यह कथन निरंकुश राजा था लुई 14वां। वर्साय का शीश महल किसने बनवाया था? वर्साय का शीश महल किसने बनवाया था? तो देखिए, लुई 14वां ने जो कहा था मैं ही राज हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, उसने वर्साय में शीश महल का निर्माण करवाया था। और वर्साय का महल जो है फ्रांस की राजशाही की भव्यता का प्रतीक था। ये क्वेश्चन 2023 स्टेट एग्जाम में आप लोग को देखने को मिला था। लुई 16वां की पत्नी का नाम क्या था? लुई 16वां की पत्नी के नाम मेरी एंतोनेट जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी और फ्रांस की रानी बनी थी लुई 16वां की। फ्रांस में टैले क्या था? फ्रांस में टैले क्या था? तो टैले जो था एक भूमि कर था, एक प्रकार का भूमि कर था जिसे किसान वर्ग को देने पड़ता था। देखिए, ये क्वेश्चन भी ए स्टेट का ही सवाल है। टीथे किस प्रकार का कर था? टीथे किस प्रकार का कर था? ये क्वेश्चन आप लोग को ए स्टेट में एग्जाम में देखने को मिला था। ए स्टेट जो है वो तीठे जो है वो धार्मिक एक प्रकार का कर है जो चर्च द्वारा लिया जाने वाला कर था। वॉल्टेयर किसका विरोधी था? वॉल्टेयर जो था वो किसका विरोधी था? तो वॉल्टेयर धर्म और चर्च का विरोधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो किस शासन पद्धति का समर्थक था? रूसो किस शासन पद्धति का समर्थक था? तो रूसो जो था वो लोकतंत्र शासन पद्धति का समर्थक था और ये जनता का संप्रभुता का सिद्धांत भी रूसो ने दिया था। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है।
यह किसकी उक्ति है? 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह वॉल्टेयर ने कहा था। वॉल्टेयर निरंकुश लेकिन न्यायप्रिय शासन में विश्वास रखता था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? देखिए ये भी एक स्टेट का ही सवाल है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक जो है वो रूसो के द्वारा लिखा गया है और इसमें जनसत्ता के सिद्धांत की व्याख्या की गई है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए जिसे पार्ट 1 में आप लोग को मैंने हूबहू क्वेश्चन दिया कि इस सेट से क्वेश्चन आ रहा है, तो देखिए ये पार्ट 2 के लिए मैं ला रहा हूँ पीजीटी के लिए। ये प्रश्न इस 50 में से आप लोग को 2 से 3 नंबर हूबहू क्वेश्चन आने वाला है। तो मैं एग्जाम के बाद आप लोग को बीच बताऊंगा कि हाँ देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको आप लोग को पूरा जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा। लेटर्स ऑन इंग्लिश की रचना किसने की? लेटर्स ऑन इंग्लिश की रचना जो है वॉल्टेयर ने लेटर्स ऑन इंग्लिश की रचना की है। वॉल्टेयर ने इंग्लैंड के शासन की तुलना करते हुए फ्रांसीसियों को कमजोरियों को उजागर किया है लेटर्स ऑन इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कानून की आत्मा की रचना किसने की है? कानून की आत्मा की रचना जो है मोंटेस्क्यू ने किया है और मोंटेस्क्यू ने इसमें सरकार के तीनों अंगों का पृथक्करण का सिद्धांत भी दिया है। फ्रांसीसी समाज कितने स्टेटस में बटा हुआ था? फ्रांसीसी समाज जो है वो कितने श्रेणियों में विभक्त था? तो फ्रांसीसी समाज 3 श्रेणियों में विभक्त था। प्रथम पद था पादरी, द्वितीय पद था अभिजात वर्ग और तृतीय पद था आम जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस की मुद्रा क्या थी? देखिए राजक्रांति से पहले फ्रांस की मुद्रा क्या थी? तो देखिए मुद्रा जो था वो लिब्रे था। फ्रांस की मुद्रा लिब्रे था। क्रांति के समय यही मुद्रा प्रचलित था। स्टेटस जनरल की बैठक कब बुलाई गई थी? स्टेटस जनरल की बैठक जो है वो 5 मई 1789 ईस्वी को स्टेटस जनरल की बैठक बुलाई गई थी। इसी से क्रांति की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस ने मापतौल की कौन सी पद्धति विकसित की थी? फ्रांस ने मापतौल की दशमलव प्रणाली विकसित की थी। फ्रांस ने ही मापतौल में दशमलव पद्धति लागू किया था। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है? सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है? तो हर्डर को सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपोलियन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? नेपोलियन का जन्म देखिए 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप पर नेपोलियन का जन्म हुआ था। नेपोलियन के पिता का क्या नाम था? नेपोलियन के पिता का क्या नाम था? तो कार्ले बोनापार्ट नेपोलियन के पिता का नाम था। वे कोर्सिका द्वीप पर एक समान कुलीन व्यक्ति थे। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था? नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था? तो 1804 ईस्वी में वह फ्रांस का सम्राट बना था। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक फ्रांस का निर्माता जो है वो नेपोलियन को आधुनिक फ्रांस का निर्माता कहा जाता है। नेपोलियन ने प्रशासनिक व कानूनी सुधार किए जिसने आधुनिक फ्रांस की नींव पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? तो नेपोलियन ने इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था, क्योंकि यहाँ आर्थिक नीति उपहास करते हुए इसे नेपोलियन ने बनियों का देश कहा था। नेपोलियन की पहली पत्नी का क्या नाम था? नेपोलियन की पहली पत्नी का नाम जोजेफाइन था। द्वितीय पत्नी जो थी वो मोरियो लुइसा थी। पहली पत्नी नेपोलियन की सबसे पहले पत्नी जोजेफाइन से विवाह कर दिया था। बाद में उससे तलाक ले लिया था और मोरियो लुइसा से शादी किया था। नेपोलियन ने दूसरी शादी किससे की थी? तो पहली पत्नी जोजेफाइन थी और द्वितीय पत्नी जो थी वो मोरियो लुइसा जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राफाल्गर की युद्ध कब हुआ था? ट्राफाल्गर की युद्ध कब हुआ था? तो 1805 ईस्वी में ट्राफाल्गर की युद्ध हुआ था। देखिए ये
31 अक्टूबर 1805 ईस्वी को इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच लड़ा गया था, जिसमें नेल्सन ने नेपोलियन को हरा दिया था। तो 1805 में ट्राफलगर की युद्ध हुआ था। ट्राफलगर के युद्ध में इंग्लैंड की सेना का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, ट्राफलगर के युद्ध में इंग्लैंड की सेना का नेतृत्व नेल्सन ने किया था और एडमिरल नेल्सन ने इंग्लैंड की नौसेना का नेतृत्व किया था और विजय भी प्राप्त किया था। तो ट्राफलगर के युद्ध में इंग्लैंड की सेना का नेतृत्व जो है वह नेल्सन ने किया था। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब हुई थी? बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना पूरे 1800 ईस्वी में हुई थी। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। नेपोलियन ने कानूनों का जो संग्रह तैयार करवाया उसे क्या कहा जाता है? नेपोलियन ने कानूनों का जो संग्रह तैयार करवाया उसको क्या कहा जाता है? आंसर होगा नेपोलियन कोड। कोई कोड में नागरिक अधिकार, संपत्ति और पारिवारिक कानून से संबंधित नियम बनाए गए हैं उसको नेपोलियन कोड कहा जाता है। नील नदी के युद्ध में नेपोलियन को किसके हाथे पराजित मिली थी? नील नदी के युद्ध में नेपोलियन को किसके हाथों पराजय मिली? तो इसमें से नेल्सन के हाथों पराजय मिली थी। नील नदी का युद्ध हुआ था वो 1798 ईस्वी में नेल्सन के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व ने नेपोलियन को हरा दिया था। नेपोलियन को 1813 ईस्वी में कहाँ पराजित किया गया था? तो लीपजिग नामक स्थान पर 1813 ईस्वी में नेपोलियन को पराजित किया गया था। यूरोप के कई देशों ने मिलकर 1813 ईस्वी में लीपजिग के युद्ध में नेपोलियन को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन को पहली बार किस द्वीप पर निर्वासित किया गया था? नेपोलियन को पहली बार किस द्वीप पर निर्वासित किया गया था? तो एल्बा द्वीप पर पहली बार 1824 ईस्वी में, देखिए यहाँ पर 1824 ईस्वी में एल्बा द्वीप पर निर्वासित किया गया था, जहाँ से वह भाग निकला था। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? वाटरलू का युद्ध 18 जून 1815 ईस्वी को हुआ था। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन का निर्णायक हार हुआ था। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को किसने पराजित किया? वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने पराजित किया था। इंग्लैंड के सेनापति वेलिंगटन ने नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में हरा दिया था। वाटरलू की हार के बाद नेपोलियन को किस द्वीप पर भेजा गया था? वाटरलू के हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर भेजा गया था, जो अटलांटिक महासागर के सेंट हेलेना द्वीप पर भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन की मृत्यु कब हुई थी? नेपोलियन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1821 ईस्वी में सेंट हेलेना द्वीप पर नेपोलियन की मृत्यु हुई थी। नेपोलियन को किस उपनाम से जाना जाता था? नेपोलियन को किस उपनाम से जाना जाता था? तो लिटिल कार्पोरल के नाम से नेपोलियन को जाना जाता था, क्योंकि उसकी छोटी कद काठी के कारण उसे लिटिल कार्पोरल कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन के पतन का प्रमुख कारण क्या था? नेपोलियन के पतन का प्रमुख कारण रूस पर आक्रमण था। रूस पर हमला उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई, जिसके कारण उसकी सेना नष्ट हो गई थी। नेपोलियन ने इंग्लैंड के व्यापार को रोकने के लिए कौन सी नीति अपनाई थी? नेपोलियन ने इंग्लैंड के व्यापार को रोकने के लिए महाद्वीपीय व्यवस्था नीति को अपनाया था। इसके तहत यूरोप में इंग्लैंड के व्यापार को बहिष्कार कराया था। फ्रांस में डायरेक्टरी शासन का अंत कब हुआ था? फ्रांस में डायरेक्टरी शासन का अंत 1799 ईस्वी में नेपोलियन ने कराया था और नेपोलियन ने सत्ता संभाली थी। नेपोलियन कब प्रथम कौंसल बना था? नेपोलियन कब प्रथम कौंसल बना था? तो सबसे पहले डायरेक्टरी शासन को समाप्त कर 1799 ईस्वी में नेपोलियन प्रथम कौंसल बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन जीवन भर के लिए कौंसल कब बना था? नेपोलियन जीवन भर के लिए कौंसल 1802 ईस्वी में फ्रांस की जनता ने उन्हें आजीवन भर फ्रांस की कौंसल घोषित किया था। वियना कांग्रेस कब हुई थी? वियना कांग्रेस
कब हुई थी? तो वियना कांग्रेस जो था 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध के बाद यूरोप के देशों ने वियना में कांग्रेस शांति का समझौता किया था, जिसे वियना कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का उद्देश्य ऑप्शन बी, यूरोप में शांति बहाल करना। इसके मुख्य लक्ष्य था यूरोप में शांति, शक्ति संतुलन स्थापित करना था। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किसने जनता ही संप्रभु है का सिद्धांत दिया था? जनता ही संप्रभु है का सिद्धांत जो है रूसो ने दिया था। रूसो ने कहा कि सरकार जनता की इच्छा से चलनी चाहिए, रूसो ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में कौन सा वर्ग सभी करों का भार वहन करता था? तो देखिए, इसमें प्रथम स्टेट था, द्वितीय स्टेट था और तृतीय स्टेट था। जिसे प्रथम स्टेट में पादरी आता था, द्वितीय वर्ग में अभिजात वर्ग आता था और तृतीय स्टेट में जो है उसमें किसान, व्यापारी, मजदूर और डॉक्टर इंजीनियर ये सब आते थे, और वही जो हैं वो सभी प्रकार के तृतीय स्टेट कर देते थे। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा कौन सा था? फ्रांस के क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नारा पूछेगा तो समानता था। समानता इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो इस वीडियो को आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इसी तरह का और मैं आप लोग के बीच वीडियो ला सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।